देखो वैसे तो पूरा यूट्यूब भरा हुआ है हॉन्टेड इंसिडेंट से, हॉन्टेड स्टोरीज से, लेकिन उनमें क्रेडिबिलिटी कितनी है? कुछ भी नहीं। चैनल चलाने वाले हर क्रिएटर को देहरादून के जंगलों में, पुणे के जंगलों में, ऐसे ऐसे जंगलों के अंदर भूत दिखाई देते हैं, बट वो सारा कुछ इमेजिनरी है। असल में जो हॉन्टिंग्स हुई वो पूरे तरीके से डॉक्यूमेंटेड हैं, उनके प्रूफ्स हमारे पास हैं, और उन्हीं में से कुछ स्टोरीज हैं जो मैं पिक करता हूँ, हमेशा आपके सामने लेकर आता हूँ। और आज की स्टोरी द बैक विथ फैमिली की, सच में इनके लिए रहना अपने ही घर के अंदर नरक बन चुका था। इसलिए इस केस को द हेल हाउस केस के नाम से भी जानते हैं। एंड पिछले बहुत लंबे टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि हॉरर स्टोरी बहुत लंबा टाइम हो गया, क्योंकि लास्ट मैंने मेरे बर्थडे के आसपास शायद वो कवर करी थी। सो नियरली 2 महीने होने वाले हैं। सो आज द बैक विथ फैमिली, यकीन मानिए, ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस, ऐसा हॉन्टिंग एक्सपीरियंस मैंने पहले भी बहुत सारी कवर करी हैं स्टोरीज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला। बट उससे पहले इस दिवाली पर इस लाइक बटन को भी अपने साथ किसी पटाखे वाली स्टॉल पर लेकर जाएं पटाखा खरीदने के लिए, और बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद जब वापस घर आएं तो इस लाइक बटन के सामने खुद अकेले बैठकर पटाखे चलाएं, इसको ना चलाने दें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस बेहद हॉरर इंसिडेंट के लिए हमें अमेरिका के कनेटिकट में जाना पड़ेगा, और टाइम था समर ऑफ 1998, यानी कि 1998 की गर्मियाँ, जब यहीं पास ही के गांव में रहने वाला बैकविथ परिवार ये पिछले बहुत लंबे टाइम से स्पेशली अपनी सेविंग्स के ऊपर ध्यान कर रहा था, क्योंकि इन्होंने अब बहुत थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ कर फाइनली इन लोगों ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि जिस घर में अभी फिलहाल रह रहे हैं उसको बेचकर और साथ में अपनी सारी सेविंग्स मिलाकर वो एक फाइनली बड़ा सारा घर अफोर्ड कर सकते थे। असल में इस परिवार के अंदर मुखिया शॉन, उसकी पत्नी बॉनी और इनके 3 बच्चे, 2 टीनेज लड़कियां फ्रांसिस और जेनिफर, और एक छोटा लड़का, सबसे छोटा लड़का जेरेमी। यानी कि ये 5 लोग अब फाइनली तैयार थे अपने करंट घर को छोड़कर नए बड़े घर में शिफ्ट होने के लिए। सो इस पूरे परिवार ने मिलकर आसपास के सभी एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया कि क्या पता कोई ढंग का घर बिकाऊ हो और उसकी एड वो उनको मिल जाए। आसपास के काफ़ी सारे डीलर्स को भी इन लोगों ने बोल दिया कि हम एक अच्छे घर की तलाश में हैं, अगर आपके पास हो तो आप प्लीज़ हमें बता दें। और तभी एक लोकल प्रॉपर्टी एजेंट इन लोगों को शाम के टाइम पर एक घर दिखाने के लिए यहाँ लेकर आया इस रोड के ऊपर। और फाइनली जैसे इस पूरे परिवार ने इस घर को देखा सामने से, तो इनको विश्वास ही नहीं हुआ। क्योंकि ये खुद से ही ना समझ रहे थे कि ये घर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बट सामने से इस प्रॉपर्टी एजेंट ने कहा कि नहीं, आप इस घर को आराम से अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बाजार से काफ़ी अच्छे रेटों पर मिल रही है। सो आप इसको ईजिली ले सकते हो। और जैसे इसका प्राइस इस बैकविथ परिवार ने सुना, उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतनी बढ़िया लोकेशन के ऊपर इतना बड़ा ये घर और इतने कम प्राइस पर इनको मिल रहा था। ये इस डील को किसी भी हाल में क्रैक करना चाह रहे थे। इस घर को लगभग 19वीं शताब्दी के एंड में बनाया गया था, मतलब यहाँ खड़े इसको 100 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका था। और जैसे इस पूरे परिवार ने इस घर का पहला दरवाजा खोला, मेन दरवाजा खोला अंदर जाने के लिए, तो अंदर का इंटीरियर बाहर से दिख रहा था, और वो 19वीं शताब्दी का एंटीक इंटीरियर जो किसी को भी पसंद आ सकता था। अब ऑब्वियसली बॉनी और शॉन उस इंटीरियर को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए कि हमें ये डील किसी भी हाल में क्रैक करनी है। और फाइनली ये सभी लोग अभी इस घर को अंदर से देखने के लिए तैयार थे, लेकिन इस घर की सबसे बड़ी डॉटर, उसको बहुत अजीब सा लग रहा था इस घर को देखते ही। सो पूरा परिवार अंदर जा चुका था, लेकिन फ्रांसिस वो अभी भी घर के बाहर ही खड़ी थी। बॉनी ने पीछे घूमकर देखा और कहा कि हे फ्रांसिस, तुम बाहर क्यों खड़ी हो, तू भी अंदर आओ। बट उसने बॉनी को मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ रही, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है अंदर आने में। बॉनी अपनी बेटी के पास गई, उसको समझाने लगी कि अभी तक हमने घर सही से भी नहीं देखा और अभी से तुमको ये अजीब लग रहा है, प्लीज़ फैमिली को जाकर ज्वाइन करो। सो फ्रांसिस बॉनी के साथ अंदर गई। अब 5 लोग इस घर को अंदर से अपने लिए देख रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे किसका कौन सा कमरा होगा, क्या सामान कहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि वो ये डील लगभग क्रैक कर ही लेंगे। 5 लोग घर को देखकर बाहर निकले, वापस अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी के अंदर बैठकर वापस अपने पुराने वाले घर में जाते हुए, अभी तो क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ देखा था ये घर, अभी डील नहीं हुई थी। सो रास्ते में जाते हुए वापस 5 लोग बात कर रहे थे कि घर तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रांसिस वो थोड़ी सी नर्वस थी। उसने बोला परिवार को कि मुझे घर के अंदर बहुत ही अनकंफर्टेबल सा लगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सो प्लीज़ हम लोग कोई और घर देख लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ एक फैमिली मेम्बर मना कर रही थी, बाकी 4 तो हाँ कर रहे थे, मेजॉरिटी बाकी 4 के साथ थी, सो इसलिए ये डील अब आगे बढ़ने वाली थी। लेकिन
आगे बढ़ने के साथ इस पूरे परिवार को पता लगने वाला था कि उस टाइम पर फ्रांसिस को क्यों बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। आने वाले कुछ हफ्तों में डील भी फाइनल हो चुकी थी। पूरा परिवार धीरे धीरे अपना सारा सामान इस घर के अंदर शिफ्ट कर चुका था। सो फाइनली जब लास्ट सामान इनका इस घर के अंदर आया, सो पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो पहले दिन मतलब कि पहली रात इस घर के अंदर अब रुकने वाले थे। सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि सभी को अपना अपना प्राइवेट स्पेस मिलने वाला था। स्पेशली लड़कियों को रात होते होते सभी मेंबर्स अपने अपने रूम के अंदर जाकर अपना अपना कंबल ओढ़कर आराम से सो चुके थे। पूरा दिन के सभी थके हुए थे और सभी अब गहरी नींद में भी जा चुके थे। बट रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास जेरेमी की नींद खुली। उसको ऐसा लगा जैसे अभी कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका सा हुआ हो। सो उसने अपनी आंख खोलकर बेड के ऊपर लेटे लेटे इधर उधर देखा कि आखिर आवाज आई तो आई कहां से। 15-20 सेकंड इधर उधर नोटिस करने के बाद वो आवाज उसको कहीं से भी फील ही नहीं हो रही थी। लेकिन तभी ऐसा लगने लगा जैसे उसके कमरे के अंदर कुछ लोग खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं, विस्पर्स कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ बोल रहे हैं। बट वो आवाज कहां से आ रही थी ये जेरेमी को समझ नहीं आया। बट उसके बिल्कुल बराबर वाले कमरे में इस घर का सबसे छोटा बच्चा यानी कि वो लड़का, उसकी भी नींद खुली ऐसे ही एक धमाके वाली आवाज के साथ। और वो इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा डर चुका था। वो तुरंत अपने बेड से उठा, सीधा अपने माँ बाप के कमरे में गया, वहां जाकर उनको जगाया। बॉनी के भी माइंड में बस यही था कि ये घर बिल्कुल नया है, बच्चों को सेटल होने में यहाँ पर टाइम लगेगा, नई जगह है, उनको इसलिए नींद नहीं आ रही होगी। सो बॉनी ने समझाना शुरू किया अपने लड़के को कि देखो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे रूम तक लेकर चलती हूँ और वहाँ चेक करती हूँ कि कुछ है या नहीं। सो बॉनी और वो बच्चा दोनों उस कमरे में गए। वहाँ जाकर सबसे पहले बॉनी ने अलमीरा में रखी हुई एक फ्लैश लाइट, जिसके अंदर 3 कलर से रेड, ग्रीन और ब्लू, वो फ्लैश लाइट उस बच्चे के हाथ में दी और कहा कि आराम से जाकर सो जाओ। और अगर तुम्हें कुछ भी सुनाई दे या फिर थोड़ा सा भी डर लगे तो अपनी टॉर्च में ग्रीन कलर का जो बटन है वो दबा देना, उससे हरी लाइट ऑन हो जाएगी। ये बस उसका मन बहलाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी माँ ने समझाया कि ग्रीन लाइट ऑन होते ही सभी नेगेटिव चीजें भाग जाती हैं। सो वो बच्चा उस फ्लैश लाइट को लेकर अपने साथ बेड के अंदर आराम से सो चुका था। बॉनी वापस अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। अभी जेरेमी को सोए हुए सिर्फ 1 घंटा ही बीता था कि तभी दोबारा से इस लड़के की नींद खुली और ऐसा लगा कि किसी ने बहुत जोर से उसके बेड के नीचे थपथपाहट की है, बहुत जोर से किसी ने मुक्का मारा है। सो जेरेमी ने अपनी साइड में रखी हुई हड़बड़ाहट में उस फ्लैश लाइट की हरी लाइट को ऑन किया और खुद बेड के साइड में लटक कर उस फ्लैश लाइट से बेड के नीचे देखने लगा। लेकिन बेड के नीचे कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत फ्लैश लाइट को अपने कमरे के कोनों में घुमाना शुरू किया और तभी उसके फ्रंट में जो राइट साइड वाला कॉर्नर था, उस कॉर्नर पे ऐसी एक परछाई थी जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो और उसकी परछाई उस ग्रीन लाइट की वजह से पीछे दीवार पर बन रही हो। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा था। तो ये परछाई किसकी थी, इससे जेरेमी बहुत ज़्यादा डर गया। उसने फ्लैश लाइट वहीं फेंकी, अपना कंबल ऊपर किया और मुंह के ऊपर कंबल करके अंदर मुंह देकर बहुत ही डरी हुई हालत के अंदर कांपने लगा। और तभी उसने फील किया कि उसका कंबल कोई बहुत जोर से खींच रहा है। जेरेमी ने अपना कंबल बहुत टाइटली ऊपर पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी पूरा जोर लगाकर किसी ने उसका कंबल खींचा और जेरेमी की आंखों के सामने उसकी जो खिड़की थी, सामने उसके बिल्कुल वो खिड़की खुली और वो कंबल सीधा उस खिड़की से बाहर की तरफ जा गिरा। जो उनके सामने गार्डन था, उस गार्डन के अंदर जा गिरा। जेरेमी बहुत जोर से चिल्लाया। उसकी माँ और पिता अब की बार दोनों भागकर उसके कमरे में आए और उसको शांत करने लगे। अगेन वो तो जेरेमी को ही डांट रहे थे कि आखिर तुमने कंबल अपना बाहर क्यों फेंका, अगर तुम्हें डर लग रहा था तो तुम उठकर हमारे पास आकर सो जाते। बट जेरेमी उनको किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं मम्मी पापा, मैंने कंबल उठाकर नहीं फेंका, बल्कि किसी ने मुझसे कंबल खींचा और अपने आप वो खिड़कियां खुली और वो कंबल उसके नीचे जाकर गिर चुका था। लेकिन इन बातों के ऊपर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। इस इंसिडेंट को तकरीबन 10 दिन बीत चुके थे और तभी इस घर की बीच वाली लड़की यानी कि जेनिफर के साथ बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। वो शाम के टाइम पर अपने कमरे के अंदर लगा हुए शीशे के आगे अपने बाल वो सेट कर रही थी कंघे से, और तभी उसने सुना कि उसके पीछे कोई बातें कर रहा है। तो जैसे उसने पीछे घूमकर देखा, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था। उसने इन चीज़ों को इग्नोर करने की सोची और जैसे ही रात आई, जेनिफर अपने बेड के अंदर अपना कंबल ओढ़कर आराम से सो चुकी थी। लेकिन तभी तकरीबन रात के 1:30 बजे के आसपास अगेन जेनिफर की आंखें खुली, क्योंकि उसका बेड पूरा वाइब्रेट कर रहा था। इतनी जोर से वाइब्रेट कि ना सिर्फ वो बहुत जोर से हिल रहा था, बल्कि उसके खट 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 होने की आवाज़ पूरे कमरे के अंदर गूंज रही थी। जेनिफर अपने बेड पर उठी, अपना कंबल ओढ़कर ऐसे बैठ चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या। और तभी उसने साइड में नोटिस किया कि जो उसकी चद्दर थी, साइड वाले हिस्से की चद्दर, वो चद्दर अपने आप इकट्ठी होकर एक बीच में गेंद सी बन गई। तुरंत जेनिफर ने वो चद्दर की गेंद पकड़कर उसको आगे की तरफ रोल आउट कर दिया। चद्दर वापस बिछ चुकी थी, लेकिन अगेन
वो चद्दर वापस रोल इन हो गई। डर के मारे जेनिफर अपने बेड से उतरी, उसने खुद अपने बेड को खिसकाया, वो अभी भी वाइब्रेट कर रहा था। धीरे धीरे उसने बेड को खिसकाया, दूसरी लोकेशन पर लेकर गई, दूसरी दीवार की तरफ। उसको लग रहा था कि अगर मैं बेड की लोकेशन चेंज कर दूंगी तो हो सकता है सब कुछ शांत हो जाए और वो आराम से सो सके। उस टाइम पर तो बेड बिल्कुल शांत हो चुका था, लेकिन कब तक? घर के दो सबसे छोटे बच्चे यानी कि जेरेमी और जेनिफर, इन दोनों को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा था। बट इसकी सिर्फ 2 रातों बाद ही तीसरी रात अगेन जेनिफर रात को सोने से पहले अपने लैंडलाइन फ़ोन से अपने दोस्त से बातें कर रही थी, और तभी बातें करते करते उसका बेड अगेन बहुत ज़ोर से शेक करने लगा, वाइब्रेट करने लगा। और उसकी आवाज़ें सुनकर, उसकी गड़गड़ाहट को फील करके जेनिफर एकदम से फ़ोन के ऊपर बिल्कुल चुप हो चुकी थी। दूसरे साइड से उसकी फ्रेंड बार बार हेलो हेलो बोल रही है, बट जेनिफर कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही। जैसे तैसे जेनिफर ने ये रात भी निकाली, उसे वेट नहीं हो रहा था सुबह होने का। और जैसे सुबह हुई वो अपने कमरे से बाहर निकली, अपनी माँ को ढूंढते हुए सारे कमरों में देखा, बट उसकी माँ बाहर गार्डन के अंदर काम कर रही थी। तुरंत जेनिफर भागकर अपनी माँ के पास गई और पूरा बताया कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है रात को। इससे 3 दिनों पहले भी उसका बेड इसी तरीके से वाइब्रेट किया था, और आखिरी रात को भी यानी कि पिछली रात को भी उसका बेड इसी तरीके से वाइब्रेट कर रहा था। अब इस पॉइंट पर बोनी को लगा कि हो सकता है जेनिफर मजाक कर रही हो, बट जेनिफर ने बहुत सीरियस नोट पर अपनी माँ को समझाया कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। जिसके बाद बोनी को लगा कि हाँ, हो सकता है उसकी बेटी सच बोल रही हो, और उसने तुरंत घर के 5 मेंबर्स की मीटिंग बुलाई लिविंग रूम के अंदर। उसी टाइम पर बोनी ने घर वालों को बताया कि जेनिफर के साथ रात के टाइम पर ये सब कुछ हो रहा है। और जैसे ये बात घर के बाकी मेंबर्स ने सुनी, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मन के अंदर बहुत सारी बातें दबा कर बैठे हुए थे और वो बोलना चाह रहे थे। जैसे बोनी ने बताया कि जेनिफर के साथ ये सब कुछ हो रहा है, बाकी सभी मेंबर्स भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे कि उनके साथ रातों को क्या हो रहा है। बाढ़ सी आ गई ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स की इनके घर के अंदर। हर कोई बता रहा है कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे बातें करते हुए लोग दिखाई देते हैं, मुझे परछाई दिखाई देती है, मेरा बेड हिल रहा है। परेशान घर के 5 मेंबर्स थे। 5 मेंबर्स आपस में अब इस बात के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि आखिर वो किस चीज़ से डील कर रहे हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस घर को बेचकर या फिर इससे जो पैसा आए उससे दूसरा घर ले लें। उनकी इतनी सेविंग्स नहीं है, बहुत मुश्किलों से उन्होंने घर अफोर्ड किया है और वो बदलने की सोच भी नहीं सकते। जो भी करना है हमें यही करना पड़ेगा, लेकिन हम किस चीज़ से लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं, ये चीज़ हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। और तब बोनी को याद आया कि 90s के दशक में जो एमिटीविले हॉरर केस हुआ था, एमिटीविले हाउस का, मैंने आपको उसकी स्टोरी पहले ही बताई है। उसके अंदर भी एड और लॉरेन, ये उस टाइम पर बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कपल था। बोनी को याद आया एड और लॉरेन के बारे में कि उन लोगों ने एमिटीविले हॉरर हाउस की भी तो पूरी जांच करी थी और उसको ठीक किया था, तो क्यों ना मैं उनको यहाँ पर बुलाऊं और वो लोग यहाँ पर भी ये जांच करें अपनी और देखें कि आखिर यहाँ क्या हो सकता है। दोपहर होते होते बोनी ने एड और लॉरेन के पास कॉन्टैक्ट अपना बना लिया था और शाम होते होते एड और लॉरेन खुद अब इस घर में पहुंच चुके थे। अब जिस मोमेंट पर एड और लॉरेन इस घर के सामने खड़े थे, इस मोमेंट पर एड और लॉरेन को पिछले 30 सालों का एक्सपीरियंस था इस तरीके के केसेस को सॉल्व करने का, कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को पूरी करने का। बट ऐसा उनके साथ पहली बार हो रहा था कि जैसे ही एड और लॉरेन ने इस घर के अंदर कदम रखा, दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसी टाइम पर एड और लॉरेन दोनों की सांसें खिंचने लगी। इनको बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करते हुए बिना किसी को कुछ बोले ये लोग जाकर लिविंग हॉल में बैठे, पूरी फैमिली को इकट्ठा किया और उनसे सबके एक्सपीरियंस लेने लगे कि आखिर किसको क्या फील हो रहा है। अब ये बातें चली रही थी कि लॉरेन अपनी सीट से खड़ी हुई, बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी से कुछ पूछे पूरे घर का एक चक्कर लगाने लगी। अंदर से हर एक के कमरे के अंदर जा जाकर देख रही थी। उसको नहीं बताया गया कि किसका कमरा कौन सा है। एक के बाद एक कमरों को चेक करते करते लॉरेन सीधा जेनिफर के कमरे में पहुंची और वहां जाकर उसके माइंड में अपने आप ही, मतलब अब देखिए इनका 30 साल का एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग थे इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने में। सो जैसे ही लॉरेन जेनिफर के कमरे के अंदर घुसी, एकदम से उसके माइंड में झटका लगा। एक इमेज सी उसके माइंड के अंदर आ चुकी थी, एक डेमोनिक क्रिएचर की। उस इमेज को फील करते ही लॉरेन वापस इस कमरे से बाहर निकली। बाहर जो लोग बैठे हुए थे इंक्लूडिंग उसके पति एड, इन सब के सामने आकर बोला कि वो कमरा किसका है। तो जेनिफर ने कहा कि वो कमरा मेरा है। लॉरेन ने कहा कि वो कमरा ही इस पूरे घर की सबसे बड़ी भसड़ है। जो भी कुछ एंटिटीज आ रही हैं वो उस कमरे से आ रही हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं कि इस कमरे की 4 दीवारी के अंदर
या फिर ऊपर या नीचे इसके कुछ बहुत बहुत भयंकर हुआ है पास्ट के अंदर। थोड़ी देर और बातें करने के बाद, इस पूरे घर का सर्वे करने के बाद एड और लोरेन ने पूरे परिवार को समझा दिया कि हो ना हो इस घर के अंदर डेमोनिक एंटिटीज हैं, 100% है, और हम उसको ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से अभी चले गए तो हो सकता है वो एंटिटीज हमारे साथ लगकर हमारे घर में ना चली जाए कहीं, या फिर वो हमारे ना चिपट जाएं। तो इसलिए हमें उसका सोल्यूशन यहीं पर रहकर करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे पास ना तो कोई सामान है, ना ही वो लोग हैं जो ये सब कुछ परफॉर्म करेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले आप लोगों के एक्सपीरियंस को एक्चुअल में कैप्चर करना पड़ेगा। आप लोग अपने साथ कैमराज रखिएगा, अपने कमरे के अंदर कैमरा लगा के रखिएगा, या फिर हमेशा अपने हाथों के अंदर कैमरा लगा कर रखिएगा, ताकि अगर कुछ भी आपको अजीब फील हो तो आप उस चीज़ की फ़ोटोज़ क्लिक कर सकें और हम उस चीज़ को एक्चुअल में पहचान सकें। ये चीज़ हमारे लिए ईजी बना देगी। एड और लोरेन पास ही के एक होटल के अंदर जाकर शिफ्ट हो चुके थे, जबकि अब इस पूरे परिवार को यानी कि बैक विथ फैमिली को हर एक को एक एक कैमरा दे दिया गया, जो कि अपने अपने कमरे के अंदर लोग लगाकर सो रहे थे, बैठ रहे थे। हर टाइम वो लोग कैमरे की नज़र में थे। एड और लोरेन के जाने के बाद इस पूरे परिवार का एक मिक्स्ड सा ओपिनियन था। बच्चे कह रहे थे कि हमें एड और लोरेन के ऊपर विश्वास नहीं है, क्या पता ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हो दोनों मिलकर। लेकिन बॉनी और शॉन यानी कि परिवार के मुखिया कपल, इन दोनों का मानना था कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमारे पास क्योंकि पैसा नहीं है, इसलिए हमको जैसा ये लोग कह रहे हैं हमें करना पड़ेगा। बट कुछ भी हो, एक बात यहाँ फिक्स थी कि ये परिवार जहाँ उम्मीदों से अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए इस घर के अंदर आया था, इनको एक नया नरक मिल चुका था, जो कि आने वाले टाइम में इनको सच में फील करवाने वाला था कि असली नरक कैसा होता है। धीरे धीरे कर नवंबर 1998 का टाइम आ चुका था और अब थैंक्स गिविंग डे आने वाला था। अमेरिका के अंदर इसको बहुत ही चाव से सेलिब्रेट किया जाता है, थैंक्स गिविंग डे। सो ये थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट करने के लिए ही बॉनी की माँ यानी कि बच्चों की नानी घर पर आने वाली थी। बॉनी ने पहले ही अपनी माँ को इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म किया था कि उनके घर के अंदर क्या सब कुछ हो रहा है। एड और लोरेन यहाँ पर आ रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो घर के अंदर एक बुजुर्ग का आना पूरे परिवार के लिए ब्लेसिंग जैसा था कि हाँ चलो वो आएंगे, हमको थोड़ा और ज़्यादा सुरक्षित फील होगा। सो बॉनी की माँ थैंक्स गिविंग डे से तकरीबन 5 दिनों पहले घर के अंदर आ चुकी थी। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश। दोपहर को सबने मिलकर खाना खाया, शाम होते होते पूरा परिवार बाहर घूमने भी गया। अब रात हो चुकी थी। बॉनी की माँ को अलग कमरा दिया गया। सो बॉनी की माँ अपने उस कमरे के अंदर जा चुकी थी। उसने सबसे पहले रूम के अंदर जाते ही टीवी ऑन किया। टीवी को देखते देखते उसने अपनी मेडिसिन निकाली जो उसको रेगुलरली लेनी पड़ती थी उस टाइम पर। सो अपनी दवाई लेने के साथ ही वो अपना कंबल ओढ़कर आराम से बेड के ऊपर बैठकर सामने टीवी देख रही थी। बट तभी सडनली टीवी ऑफ हो चुका था। यहाँ बॉनी की माँ को लगा कि हो सकता है लाइट चली गई हो, बट बाकी कमरे की सारी लाइट्स, लेकिन टीवी ऑफ हो चुका था। 5 मिनट वेट किया, 7 मिनट वेट किया, टीवी ऑन नहीं हुआ। सो बॉनी की माँ ने बाकी कमरे की लाइट्स भी ऑफ करी कि छोड़ो यार, टीवी बहुत हुआ, कल देखेंगे, अब आराम से सो जाती हूँ। बट उनके सोने के साथ ही टीवी अपने आप ऑन हो चुका था। बॉनी की माँ ने ऊपर उठकर देखा कि टीवी ऑन हो चुका है। सो नीचे लेटे लेटे वो टीवी को देख रही थी और तभी टीवी दोबारा ऑफ हो चुका था। अब ये अलग चीज थी। बॉनी की माँ बिस्तर से उठी, टीवी का जाकर मेन स्विच ऑफ किया, वापस बिस्तर के ऊपर आकर सो चुकी थी। बट बेड के ऊपर लेटते ही उनको कमरे के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी दिखी और जब उन्होंने इस रोशनी का सोर्स देखा और वो टीवी, जी हाँ, टीवी के अंदर कुछ चल नहीं रहा, सिर्फ एक ब्राइट व्हाइट लाइट उस टीवी की स्क्रीन से निकल रही थी और उस लाइट से ही टीवी के साइड वाला कॉर्नर इस कमरे का, उस कॉर्नर पर 3 एंटिटीज जिनका फेस दीवार की तरफ था, वो एंटिटीज एक साथ खड़ी हुई देखी, जिनको देखकर ऑब्वियसली बॉनी की माँ बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। बॉनी की माँ ने वो रात बहुत मुश्किलों से डर डर कर निकाली। अगली सुबह तो पूरी सुबह होने का भी वेट नहीं किया उन्होंने, वो सीधा अपना सामान लेकर अपनी बेटी और अपने दामाद से मिलकर बिना किसी को कुछ बोले, बिना थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट किए हुए, बिना बच्चों से मिले सीधा बाहर निकली, अपनी गाड़ी में बैठी, गाड़ी को भगाकर अपने घर ले जा चुकी थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि उनको कुछ समझ ही नहीं आया। जिसके बाद जेनिफर समझ चुकी थी कि आखिर उनकी नानी के साथ क्या हुआ होगा रात को, जिससे वो डर कर यहाँ से भाग गई। सो इसलिए जेनिफर ने अलग अलग फोटोज लेना शुरू कर दिया। अब क्योंकि बॉनी की माँ ऊपर रुकी हुई थी, ऊपर वाले गेस्ट रूम के अंदर, और अक्सर हमने देखा है कि जो भी ऊपर फ्लोर में कमरे होते हैं वो हमेशा गर्म रहते हैं बजाय नीचे वालों के। अब एसओपी तो यही है, बट हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि नीचे वाले कमरे ज़्यादा गर्म थे बजाय ऊपर वाले उस कमरे के जिसके अंदर बॉनी की माँ रुकी थी। वहाँ का टेम्परेचर लगभग 11 से 12 डिग्री सेल्सियस, जबकि आसपास का पूरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उस टाइम पर तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस था। जेनिफर के साथ पूरे परिवार वालों ने अब तक काफ़ी सारी फोटोज अपने अपने कैमरा के अंदर क्लिक करके रखी थी। सो फाइनल टाइम था सारी फोटोज को डेवलप करवाने का। उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि चिप है या फिर क्लाउड स्टोरेज है या फिर कुछ और है। उस टाइम पर वो रील होती थी, आपको याद होगा नेगेटिव वाली रील,
उससे फ़ोटोज़ को डेवलप किया जाता था। तो जैसे ही सभी की रील वो फुल हुई, सभी ने अपनी फ़ोटोज़ बनने के लिए वो रील भेजी और जल्दी फ़ोटोज़ डेवलप होके उनके पास आ चुकी थी। अब इन फोटोज़ को देखने के लिए एज प्रॉमिस्ड एड और लॉरेन भी मौके पर आए और अब की बार उनके साथ उनका पूरा स्टाफ भी था, जो भी इस पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करने वाला था। स्टाफ तो इधर उधर घूमकर आराम से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जबकि एड और लॉरेन सोफा के ऊपर लिविंग हॉल के अंदर बैठकर आराम से फोटोज देख रहे थे एक एक करके कि क्या उनको कुछ अजीब चीज दिखती है या नहीं। मोस्टली फोटो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन पर्टिकुलरली एक फोटो जो कि बॉनी के कैमरे से क्लिक हुई थी, उस फोटो का ध्यान एड और लॉरेन के साथ सभी ने खींचा, पूरी दुनिया ने खींचा, क्योंकि अभी तक बॉनी को कोई आइडिया नहीं था कि उसने किस चीज़ को कैप्चर किया है। उसने पहले भी ये फ़ोटो देखी थी जब डेवलप होकर आई थी, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आया, इस फोटो के अंदर कुछ भी अटपटा। लेकिन जैसे ही उसने एड और लॉरेन को ये फ़ोटो दिखाई, एड और लॉरेन ने कहा कि ये फ़ोटो के अंदर कुछ ग्लिच नहीं है, तुमने एकदम सही फ़ोटो खींची है, ये एक्चुअल में चीज़ वहाँ पर है जो कैमरे के अंदर कैद हुई थी। जी हाँ, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो आ रही है, ये एक्चुअल फोटो है जो कि बॉनी ने क्लिक करी थी, और राइट साइड में जो आपको ये अंडा सा बना हुआ दिख रहा है, ये चीज वहां पर एक्चुअल में नहीं थी, लेकिन ये कैमरा के अंदर कैद हुई। बॉनी को लगा कि ये कोई कैमरा का ग्लिच है, या फिर उससे कोई कैमरा हिल गया होगा, या फिर वहां पर कोई लाइट होगी। लेकिन जब एक्चुअल में जाकर एड और लॉरेन ने उस जगह पर देखा, लेकिन वहां कोई भी लाइट सोर्स नहीं, वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसकी कोई रिफ्लेक्शन आ सकती हो। ये चीज वहां पर थी, तभी इस कैमरा के अंदर कैद हुई। अब ये पूरा परिवार और एड और लॉरेन, ये सारे लोग फोटो के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि एड और लॉरेन का स्टाफ जो पूरे घर के अंदर घूम रहा था, उनके अंदर ली नाम की स्पेशल एक लेडी बुलाई गई थी। इस ली का सिर्फ काम यही था, बहुत लंबे टाइम से एड और लॉरेन के साथ वो काम करती हुई आ रही थी, और हर जगह ली का काम बस यही है कि जो भी पॉसिबल एंटिटीज कहीं पर हो तो उनके साथ वो कांटेक्ट बनाए। ली इस काम के अंदर पूरे तरीके से ट्रेंड थी कि वो किस तरीके से इन एंटिटीज के बीच में कांटेक्ट बना सकती है, उनसे कुछ पूछ सकती है, उनसे बातें कर सकती है। और तभी ली को कुछ फील हुआ और उसने तुरंत एड और लॉरेन को अपने पास बुलाया। एड और लॉरेन समझ चुके थे कि ली अब उस एंटिटी से अपना कांटेक्ट बनाएगी। अब एज पर प्रोसीजर ली कुछ भी बोलती नहीं उस टाइम पर। जिस टाइम पर एक कांटेक्ट बनेगा ली का उस स्पिरिट के साथ, उस टाइम पर ली कुछ भी बोलेगी नहीं, उसके बॉडी का पोस्चर बहुत अजीब सा होगा। लेकिन उस टाइम पर ली के हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए, ताकि वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ हिले डुले, वो बस लिख सके पेन से पेपर के ऊपर कि आखिर उसके और उस एंटिटी के बीच में क्या बातें हुई हैं। इसको आप बस आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि कोई भी यहाँ एंटिटी हो और वो एंटिटी किसी पर्सन के अंदर कुछ टाइम के लिए उसका कंट्रोल ले ले, और वो एंटिटी खुद अपनी बातें लिख लिख कर बताए। वो पर्सन जस्ट एक मीडियम है, वो एक्चुअल में वहाँ पर एंटिटी से कुछ भी नहीं करवा रहा, ना ही एंटिटी से कुछ करवा रही, बस एंटिटी उसके शरीर को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करती है और वो लिखती है। बट ऐसे किसी भी एंटिटी के साथ कनेक्शन वाले प्रोसीजर बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक रहे हैं। मैंने भी 2-3 स्टोरीज के अंदर आपको बताया था कि जब लोगों ने एंटिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करी और वो लिटरली पसड़ में फंस गए। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इस टाइम पर इंसान का शरीर एक ओपन गेटवे होता है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। नेगेटिव चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट होती हैं इंसानी शरीर की तरफ। इस टाइम पर इंसान का शरीर बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है। जल्दी ही पूरे परिवार के सामने ली का वही अजीब सा पोस्चर बन चुका था। उसकी आंखें ऊपर की तरफ जा चुकी थी, एक हाथ उसका ऊपर की तरफ जा चुका था, जबकि दूसरे हाथ में पेन उसने पकड़ा हुआ और एक नोटबुक टेबल के ऊपर रखी हुई थी। ली के दांत एकदम से कट 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 बोलने लगे, कपकपाने लगे, और उस कपकपाती हुई हालत के अंदर ली ने अनकंट्रोलेबल तरीके से लिखना शुरू किया। बहुत ही अजीब सी गंदी सी हैंड राइटिंग, लेकिन फिर भी वो समझ पा रहे थे कि वो क्या लिख रही है। तकरीबन 7-8 मिनट इस तरीके से होने के बाद ली बिल्कुल शांत हो चुकी थी, और फाइनली ली अपने एक्चुअल रूप के अंदर आई, जिसमें उसने खुद की उस राइटिंग को देखकर विश्वास ही नहीं किया कि ये चीज़ उसने लिखी है। बट हर बार की तरह एड और लॉरेन ने ली के द्वारा वो लिखा हुआ चीज़ उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया, जिसके अंदर लिखा हुआ था 3 बार, गेट आउट गेट आउट गेट आउट, यू डोंट बिलोंग हेयर। मतलब कि निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते। ऑब्वियसली ये लाइंस पढ़कर ना सिर्फ बैक विद फैमिली बल्कि एड और लॉरेन के साथ पूरा उनका स्टाफ भी बहुत ज़्यादा डर चुका था। स्पेशली बैक विद फैमिली, क्योंकि उनको ये तो पता था कि यहाँ पर ये एंटिटीज़ हैं और उनको डराने के लिए वो ऐसा कुछ कर रही हैं। बट ये अब पता चल रहा था कि वो एंटिटीज़ उनको यहाँ यानी कि इस परिवार को यहाँ रहने ही नहीं देना चाहती। खैर इसके बाद सबसे पहले ली को क्लेंस करके
वो जो स्टिक आती है क्लेंसिंग स्टिक से क्लेंस करके इस घर से बाहर निकाला गया। दूसरी लॉरेन भी अपने साथ अपना आधा स्टाफ लेकर यहाँ से बाहर निकल चुकी थी। सिर्फ एड और उसके साथ 2-3 लोग और अब इस रात के टाइम पर इस घर के अंदर रुकने वाले थे और देखने वाले थे कि आखिर यहाँ पर क्या होता है। बाकी बचे हुए स्टाफ ने अपने अपने कैमरास और भी काफी सारी मशीनें स्पेशली जेनिफर के कमरे के साथ साथ पूरे घर के अंदर लगाई। पूरा सेटअप लगा कर सभी लोग अपना अपना सिस्टम लेकर किचन के अंदर बैठ चुके थे, आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि ये रात इनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली थी, क्योंकि इन्होंने अपनी मशीनें लगाई थी, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड होने का वेट कर रहे थे। आधी रात के आसपास इनकी मशीन्स ने नोट किया कि जेनिफर के कमरे से कुछ पक्षियों की आवाज आ रही है, स्पेशली उनके पंखों की, जैसे वो बार बार फोल्ड हो रहे हो या फिर अनफोल्ड हो रहे हो, बार बार खुलने की और उनके उड़ान भरने की ऐसे आवाजें आ रही थी, जबकि वहां आसपास कोई पक्षी था ही नहीं। सो अब क्योंकि इनके पास ली तो थी नहीं, वो तो यहाँ जा चुकी थी लॉरेन के साथ, बाकी बचे हुए स्टाफ ने सोचा कि क्यों ना वो खुद अब एंटिटी से बात करने की कोशिश करें, जो भी पंख वाली एंटिटी है या फिर जितनी भी एंटिटीज हैं इनसे बात करने की कोशिश करें। ये सारा अपना तामझाम लेकर जेनिफर के कमरे के अंदर शिफ्ट हो चुके थे और इस उम्मीद में कि जो भी एंटिटी है ये इतनी समझदार होगी कि वो उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करे। उन्होंने ये प्लान तैयार किया। उस एंटिटी को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बताने लगे कि उसको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। वो अगर एक दीवार के ऊपर नॉक की आवाज आएगी तो वो हाँ में होगा, अगर 2 नॉक की आवाज आई या फिर अगर 2 थप थप की आवाज आई मतलब नहीं। हाँ या ना में उस एंटिटी को जवाब देना था और फाइनली उस एंटिटी ने बहुत सारे जवाब दिए। जी हाँ, इनको पता लगा कि इस घर के अंदर 2 इंसानी एंटिटीज हैं जो यहाँ पर रह रही हैं, इसके अलावा एक नॉन ह्यूमन, मतलब कि तीसरी जो एंटिटी है वो इंसान की नहीं है, वो तीसरी किसी और चीज़ की है और यही तीसरी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इन दोनों इंसानी एंटिटीज़ के ऊपर उस तीसरी एंटिटी का ही कब्जा है और वही इनको बाहर निकलने से यहाँ रोक रही है। ये सारी जानकारी अपने पास कलेक्ट करने के बाद पूरे स्टाफ ने इस परिवार को बोल दिया, बैकविथ फैमिली को बोल दिया कि वो अभी के लिए जा रहे हैं यहाँ से। सुबह होते ही वो सारे लोग निकल चुके थे और 2 दिन बाद वापस आने का प्रॉमिस किया। 2 दिनों बाद एड और लॉरेन वापस ली को यहाँ लेकर आए, क्योंकि अब की बार दोबारा ही मौका था एक ह्यूमन कॉन्टैक्ट बनाने का उन एंटिटीज़ के साथ। सो अगेन ली के हाथ में पेन और पेपर दिया गया और ली ने अगेन उन एंटिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट बनाया। स्पेशली एड लॉरेन ली से बार बार पूछ रही थी कि वो यहाँ पर क्यों है, वो किस लिए आई है, किसको यहाँ पर वो ढूंढ रही है, वो क्या चाहती है और किसके कहने पर यहाँ आई है। पहले कुछ सवालों के जवाब तो ली ने पेन के ऊपर लिखने शुरू किए, वही अजीब सी पोजीशन बनाकर, लेकिन तभी ली ने एकदम से एड लॉरेन की तरफ देखा और सीधा जाकर एड का गला पकड़ते हुए उसको खींचकर सीधा दीवार के पास लेकर गई। एड का गला ली ने इतनी जोर से दबा रखा था और उसके बिल्कुल मुंह के अंदर मुंह डालकर ली ने बोला एक बहुत ही डीप गर्गलिंग आवाज के अंदर कि ये सारे सवाल तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। अब आप बस सोच कर देखिए, ली एक पतली सी, एक छोटी सी लड़की, कोई ज़्यादा उसकी उम्र नहीं, कोई ज़्यादा वो हट्टी कट्टी पहलवान नहीं, जबकि एड वो एक हट्टा कट्टा आदमी, उसका अच्छा खासा वजन, और एक आदमी को इस तरीके से इतनी तेजी से पकड़कर दीवार के साथ लगाना इतने फोर्स के साथ, ये किसी एक छोटी लड़की के बस की बात नहीं थी। इसके पीछे बहुत तगड़ा फोर्स था जो एड ने फील किया था ली के अंदर। जिसके बाद फाइनली ली शांत हुई, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर वापस आई, उसकी आवाज़ नॉर्मल हुई और तब उसने देखा कि आखिर क्या क्या लिखा हुआ है। एड और लॉरेन जब वो खुद भी नॉर्मल हो चुके थे, उन्होंने देखा कि आखिर ली ने क्या लिखा है पेन पेपर के ऊपर। तो उसके ऊपर 2 नाम लिखे हुए थे, पहला एना और दूसरा जॉर्ज रॉबर्टसन, और तीसरा नीचे एक नंबर लिखा हुआ था 188। उसके आगे भी एक और नंबर लिखा हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं आया कि आखिर ली ने क्या लिखा है। एड और लॉरेन बैकविथ फैमिली से पूछने लगी कि क्या आप किसी एना को जानते हो या फिर जॉर्ज रॉबर्टसन को जानते हो, या फिर ये जो 188 के आगे कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है ये 19वीं शताब्दी का कोई साल हो, 1880 का कोई दशक हो। तो अगर आप उस दशक से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानते हो तो आप प्लीज़ हमें बताइए। लेकिन बैकविथ फैमिली ने सब कुछ मना कर दिया कि नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता। और 1880 यानी कि अभी से तकरीबन 110 साल पहले की आप बात कर रहे हो, उस टाइम पर तो हमारे दादा परदादा जिंदा होंगे और उन्होंने हमको इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया। ना ही हमें एना के बारे में पता, ना ही हमें दूसरा बंदा जॉर्ज रॉबर्टसन के बारे में पता। या आखिर है कौन? खैर, एड और लॉरेन ने कहा कि आज की रात तुम सारी फैमिली एक ही साथ लिविंग हॉल के अंदर सो जाओ, जबकि हम तुम्हारे किसी बेडरूम के अंदर जाकर सोते हैं और देखते हैं आखिर क्या क्या होता है। क्योंकि इन सारी एंटिटी से पीछा छुड़वाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि एड और लॉरेन खुद इस चीज़ को फेस करें कि आखिर
ये फैमिली रात को सोते टाइम क्या क्या फेस करती है। वो रात बिल्कुल नॉर्मल निकली, उस रात पूरे घर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ और अगली सुबह बॉनी और उसकी बेटी जेनिफर, इन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना पास ही के एक लाइब्रेरी के अंदर जाया जाए और वहाँ पर इस एरिया के इतिहास से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं उनको पढ़ा जाए। 1880 के आसपास की जो बुक्स हैं जो यहाँ लिखी गई होंगी उनको पढ़ा जाए, क्या पता हमें एना और जॉर्ज रॉबर्टसन के बारे में कुछ पता चल जाए। जेनिफर और बॉनी दोनों घर से बाहर निकले, पास ही की लाइब्रेरी में गए, बहुत सारी किताबें उठाकर टेबल पर रखकर एक एक किताब को ऊपर ऊपर से पढ़ने लगे कि आखिर कहीं उनको एना नाम दिख जाए, जॉर्ज रॉबर्टसन दिख जाए। और तभी एक बुक के अंदर बॉनी के सामने आया कि एक्चुअल में उनका घर, ये जिसने बनवाया था उनका नाम जॉर्ज रॉबर्टसन ही था, जिन्होंने 1888 के अंदर ये घर तैयार करवाया था। जैसे ये नाम उन्होंने इस बुक के अंदर पढ़ा जॉर्ज रॉबर्टसन का, तो वही नाम दोबारा से याद आया, एना और जॉर्ज रॉबर्टसन। हैरान हो गए ये दोनों, क्योंकि अब इनके पास एक रियल प्रूफ थे इस जॉर्ज रॉबर्टसन नाम के। और वो जो ली ने लिखा था एना और जॉर्ज रॉबर्टसन, वो कहीं हवा में नहीं लिखा था। और वो जो 188 और आगे कुछ लिखा हुआ था जो समझ में नहीं आया, वो असल में 1888 लिखना चाह रही थी उस टाइम पर। जिसके बाद जेनिफर और बॉनी इस शहर की एकमात्र सिमिट्री की तरफ गए, कब्रिस्तान की तरफ गए, क्योंकि उनको पता लगा कि जॉर्ज रॉबर्टसन को इसी कब्रिस्तान के अंदर दफनाया गया था। वो उसकी ग्रेव के ऊपर गए, उसकी फोटोज क्लिक करी। ये जो फोटो अभी आप देख रहे हैं ये असली फोटो थी जो बॉनी ने क्लिक करी थी जॉर्ज रॉबर्टसन की ग्रेव की, और ये फोटो लाकर सीधा एड और लॉरेन को दिखाई। इसके बाद इन सभी लोगों ने मिलकर जॉर्ज रॉबर्टसन की लाइफ के बारे में जानना शुरू कर दिया और साथ में पूरा परिवार एना के बारे में भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एना के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं चला, किसी भी किताब के अंदर एना के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। आने वाले और कुछ दिनों तक ये लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबली इस घर के अंदर रह रहे थे। 1999 का टाइम आ चुका था और अब फाइनली न्यू ईयर वाले दिन ये सभी लोग एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स वगैरह पैक कर रहे थे। सभी बच्चे ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरे के अंदर बैठकर गिफ्ट्स पैक कर रहे थे। और तभी तीनों बच्चों ने नोटिस किया कि जिस कमरे के अंदर वो बैठे हुए हैं गिफ्ट्स पैक कर रहे हैं, उसी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है, जो कि उन्होंने खुद किया था। लेकिन उसका डोर नॉब जो हैंडल था जिससे वो पकड़कर दरवाजा खोलते थे, वो हैंडल बहुत ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर से उसको पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो और अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। बट तीनों बच्चों ने उसको इग्नोर करने की कोशिश करी, लेकिन तभी उस दरवाजे के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से थप 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 की आवाज़ें आने लगी। जेनिफर अपनी सीट से उठी, उस दरवाजे पर गई, दरवाज़ा खोल दिया उसने और उसने नोटिस किया कि ना सिर्फ उसके कमरे के बल्कि आसपास जितने भी ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर कमरे थे उन सभी दरवाजों का यही हाल था। सभी के डोर नॉब्स अपने आप वाइब्रेट कर रहे थे, बहुत जोर जोर से हिल रहे थे। जेनिफर बहुत ज़्यादा डर गई। उसने बाकी अपनी दोनों भाई बहनों को कहा कि चलो फटाफट नीचे चलो। तीनों भागते हुए अपने माता पिता के पास आए। बॉनी ने तुरंत एड और लॉरेन को फ़ोन किया, क्योंकि आज ही के दिन एड और लॉरेन अपने साथ एक प्रीस्ट लेकर आने वाले थे, जो कि इनके घर का एक्सॉर्सिज्म करके इसको ब्लेस करने वाले थे। 2 घंटे बाद प्रीस्ट मौके पर पहुंच चुके थे। एड और लॉरेन ने मिलकर, साथ में प्रीस्ट ने मिलकर इस पूरे घर का एक्सॉर्सिज्म किया और बाद में जो हॉली वाटर था वो पूरे घर की दीवारों के ऊपर छिड़का गया। इस उम्मीद में था पूरा परिवार कि अब तो फाइनली उनके घर के अंदर शांति बनेगी, जो भी एंटिटीज़ हैं वो यहाँ से निकल जाएंगी। लेकिन एक्सॉर्सिज्म करके तो सभी लोग जा चुके थे। 2 दिनों बाद अगेन बॉनी के माइंड में अपने आप उसके वो पिक्चर्स फ्लैशेस होने लगी। उसके माइंड में अजीब अजीब चीज़ें आ रही थी। ना चाहते हुए भी बॉनी के माइंड में अपने आप वो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही थी, जैसा कुछ इस घर के अंदर हुआ हो। लेकिन बॉनी वो चीज़ें किसी को भी बता नहीं पा रही, उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। इसलिए शॉन ने बॉनी को आइडिया दिया कि क्यों ना तुम एक काम करो, पेन और पेपर पकड़ो, अगर तुम्हारे माइंड में कुछ भी आए तो तुम उस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश करना। बॉनी ने खुद को सबसे अकेला रखना शुरू कर दिया। पूरा पूरा दिन वो घर के एक कमरे के अंदर, अपने कमरे के अंदर स्पेशली बंद रहती और वो जो पिक्चर्स उसके माइंड में आ रही थी बार बार उनको ड्रॉ करने की कोशिश करती। स्पेशली वो एक पेड़ की फोटो बार बार ड्रॉ कर रही थी, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी टहनियाँ, उसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं, सूखा हुआ वो पेड़, उसकी पिक्चर्स वो बार बार ड्रॉ करती। और जैसे ही वो अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स को देखती तो उसके आगे की स्टोरी उसके माइंड के अंदर रिफ्लेक्ट होती। एक जवान सी लड़की उसको पेड़ के पास दिखती, पेड़ के ऊपर लटकी हुई। बॉनी ने इमेजिन किया कि हो ना हो ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एना ही है। कहीं ना कहीं एना इस पेड़ से कनेक्टेड है। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि इस घर के बिल्कुल पीछे एक पेड़ ऐसा ही था, लेकिन हाल ही के टाइम में उसके ऊपर पत्ते भी थे, वो सूखा हुआ नहीं था, लेकिन बिल्कुल वैसा ही पेड़ जो वो ड्रॉ कर रही थी, वैसा वैसा पेड़ इनके घर के पीछे था। बॉनी जैसा जैसा अपने परिवार को बताती उस लड़की के बारे में जो उसको दिमाग में दिख रही थी, उसको फील हो रही थी, सभी ने मिलकर एक स्टोरी बनाई कि हो ना हो
इस लड़के के साथ इस घर के अंदर कुछ गलत हुआ था, या फिर इस लड़की ने इस पेड़ के ऊपर अपनी जान दे दी होगी, या फिर किसी ने इसकी जान ले ली। इस पेड़ से वो लड़की कनेक्टेड है। अब इन सब की वजह से बॉनी, जो कि एक ट्रेंड नर्स थी, एक हॉस्पिटल के अंदर वो काम कर रही थी, जबकि शॉन एक ट्रेंड मैकेनिक जो कि एक पास ही के गैराज के अंदर काम करता, इन दोनों की नौकरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था। क्योंकि अब पूरा परिवार लिविंग हॉल के अंदर एक साथ सोता और कुछ ही घंटे इनको सोने के लिए मिलते, जल्दी उठकर इनको अपने काम धंधे पर भी जाना। लेकिन सब कुछ कैसे मैनेज करते? नींद पूरी ना होने की वजह से पूरा परिवार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने लगे। पूरा परिवार लिटरली पांचों के पांचों लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा लड़ते कि मार पिटाई तक बात आ जाती। बच्चे आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, माता पिता यानी कि बॉनी और शॉन, इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाइयाँ होती, भयंकर मारपीट होती। और एक पॉइंट तो ऐसा आ चुका था जब पूरे परिवार को लग रहा था कि वो एक उधार के टाइम पर जी रहे हैं इस घर के अंदर, जहां उन्होंने खुशियां सोच कर घर खरीदा था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अगेन बॉनी ने एड और लॉरेन को कांटेक्ट किया और बताया कि आपने जो एक्सोर्सिज्म किया था उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, अभी भी वैसा ही कुछ हाल है, हमारे घर के अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं है, आपस में सब लोग लड़ रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। एड और लॉरेन ने कहा कि अगर पहले एक्सोर्सिज्म में फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये साफ था कि वो डेमोनिक एंटिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उस एक्सोर्सिज्म से वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई होगी और वो पलट में अब अपना रिप्लाई कर रही है, वो सबसे बदला ले रही है। जिस दिन बॉनी ने एड और लॉरेन को फ़ोन किया था, उसी रात जब ये पूरा परिवार इस लिविंग हॉल के अंदर सो रहा था, तभी इस पूरे परिवार की आंख खुली, क्योंकि इस लिविंग हॉल के अंदर इन्होंने एक बुक शेल्फ लगाया हुआ था, एक अलमारी जिसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई थी। उस अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला, उसके अंदर से एक किताब निकली और किताब सीधा जाकर जहाँ फर्श के ऊपर ये पूरा परिवार सो रहा था, इनके ऊपर जाकर गिरी, स्पेसिफिकली जेरेमी के ऊपर, घर के सबसे छोटे बच्चे के ऊपर। और देखते ही देखते जैसे इन पांचों की नींद खुली, इन्होंने उस बुक शेल्फ की तरफ देखा, तभी एक के बाद एक बहुत सारी किताबें ऐसे हवा में उड़ उड़ कर इनके पास आकर गिर रही थी। इनफैक्ट जो पीछे इन्होंने जीसस क्राइस्ट की एक स्टैचू लटकाया हुआ था उन्होंने पीछे दीवार के ऊपर, वो स्टैचू भी वहां से उतरकर सीधा इनके पास आकर गिरा। बॉनी वहां से भागकर सीधा लैंडलाइन के ऊपर गई, उसने तुरंत एड और लॉरेन को फोन किया। लॉरेन ने फोन उठाया, उसको समझाया कि सब कुछ क्या क्या हो रहा है उनके घर के अंदर। लॉरेन ने कहा कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए, हम अभी एक और बड़े प्रीस्ट को लेकर आपके घर पर पहुंचते हैं और अभी एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करेंगे। शॉन और बॉनी ने एड और लॉरेन से पूछा कि जब तक आपका एक्सोर्सिज्म इस घर के ऊपर नहीं हो जाता, तब तक क्या हम किसी होटल के अंदर परिवार को लेकर शिफ्ट हो सकते हैं? एड और लॉरेन ने कहा पॉसिबली हो सकता है ये वही एंटिटीज हों जो आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लो आपको फॉलो करेंगी, आप चाहे होटल के अंदर चले जाओ आपको वहाँ भी फॉलो करेंगी। सो ये तो एक ऑप्शन नहीं था कि घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पीछा ये नहीं छोड़ने वाली थी। सुबह होते होते एड और लॉरेन के साथ वो प्रीस्ट मौके पर पहुंच चुका था, लेकिन अंदर कदम रखते ही उस प्रीस्ट ने कहा कि मुझे इस घर के अंदर परफॉर्म करने के लिए एक्सोर्सिज्म 3 और दिन चाहिए, मैं यहाँ पर अपनी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस के साथ आना चाहता हूँ। 3 दिन अब और निकालने थे, परिवार के लिए एक एक मिनट निकालना मुश्किल हो रखा था। लेकिन सभी ने जैसे तैसे एक दूसरे को समझाया, पूरा परिवार, पांचों के पांचों लोग एक दूसरे के आसपास रहने लगे। लेकिन बॉनी बार बार परिवार से हटकर अपने कमरे में चली जाती, दरवाजा अंदर से बंद करती, वही कॉपी और पेन लेकर ड्रॉ करने लगती कुछ कुछ। और अब की बार वो जो ड्रॉ कर रही थी वो पहले इमेजेस से बिल्कुल अलग था। जी हाँ, अब की बार वो कुछ पिरामिड्स जैसा ड्रॉ कर रही थी जिसके ऊपर बहुत सारी लाइट्स गिर रही हों। इसके अलावा एक और ड्राइंग के अंदर उसने एक पिरामिड बनाया जिसके आसपास काफ़ी सारा तूफान आ रहा था, लेकिन उस तूफानी हवा के अंदर 3 स्पिरिट्स, 3 एंटिटीज उसने ड्रॉ करी जो उस तूफान के अंदर फंसी हुई थी। और तभी बॉनी के कमरे वाला लैंडलाइन बचा और ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि लॉरेन की तरफ से आया था। लॉरेन ने पूछा, बॉनी तुम क्या कर रही हो? बॉनी ने समझाया कि मैं वही ड्राइंग्स बना रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं बना रही, मैं ये बनाना नहीं चाहती, लेकिन मेरे दिमाग में सब कुछ आ रहा है और मुझे मजबूरी में सब कुछ बनाना पड़ रहा है। तब लॉरेन ने बॉनी को समझाया कि देखो, जो भी तुम ये सब कुछ कर रही हो इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। हो सकता है वो एंटिटीज तुम्हारे थ्रू हमारे पास आने की कोशिश कर रहे हो और मामला हाथ से बिगड़ जाए और तुम भी हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, इसलिए हम कोई नई मुसीबत में ना डल जाएं, तुम ये सब कुछ यहीं रोक दो। उसी रात बॉनी की माँ एक बार फिर से इस घर पर पहुंची। बेशक उसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था इस घर का, जिस वजह से उसको अगले दिन वापस जाना पड़ा था, लेकिन फिर भी बॉनी की माँ बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपने बच्चों से यहाँ पर मिलने के लिए पहुंची। लेकिन पहुंचते ही
बॉनी की माँ को बहुत तेज हाई फीवर 104 से भी ऊपर का फीवर हो गया, जो कि आज तक इतना फीवर कभी भी बॉनी की माँ ने फेस नहीं किया था। मजबूरन इन लोगों ने बॉनी की माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टर्स उसके टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी टेस्ट के अंदर बीमारी नहीं आ रही, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल। मजबूरन डॉक्टर्स को बॉनी की माँ को आईसीयू के अंदर शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ बॉनी और जेनिफर खुद आईसीयू के अंदर अपनी माँ के साथ रुके, उसको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बॉनी की माँ बेड के ऊपर लेटे लेटे प्रेयर्स गा रही थी, लेकिन बॉनी और जेनिफर ने नोटिस किया कि उसकी माँ उल्टी प्रेयर्स गा रही है, मतलब कि जो वर्ड्स बोल रही है वो सारे उल्टे हैं, जबकि बॉनी की माँ को सारी प्रेयर्स अच्छे से याद थी। बॉनी बार बार बोल रही है कि माँ आप प्रेयर्स तो गा रहे हो लेकिन सारी उल्टी गा रहे हो, ये सारी उल्टी लाइन आप बोल रहे हो अपने मुंह से, ऐसा क्यों कर रहे हो। बट बॉनी की माँ ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो जो भी गा रही थी वो बस बोले जा रही थी नॉन स्टॉप। और जिस मोमेंट पर ये बॉनी की माँ प्रेयर्स गा रही थी, उस मोमेंट पर घर की सबसे बड़ी बेटी फ्रांसिस वो घर से खाना लेके निकली अपनी नानी के लिए और अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए। अब घर से खाना पैक करवा कर गाड़ी उठाकर सीधा हॉस्पिटल जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसके अंदर फ्रांसिस गंभीर रूप से घायल हो गई। उसको भी साथ में उसकी नानी के बराबर वाले आईसीयू के अंदर एडमिट करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि थैंकफुली फ्रांसिस खतरे से बाहर है, उसकी इंजरीज रिकवर जल्दी हो जाएंगी। जिसका मतलब साफ ये था, एड और लॉरेन ने क्लियर कट आकर बोल दिया कि जो भी एंटिटी है 3 दिनों का इस एंटिटी से वेट नहीं हो रहा, और ये कोशिश कर रही है कि जितना हो सके इन 3 दिनों के अंदर वो नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि 3 दिनों बाद वो प्रीस्ट आकर यहाँ से दोबारा एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने वाला था। 2 दिन और जैसे तैसे इन लोगों ने हॉस्पिटल के साथ इस घर के अंदर बिताए। फाइनली अब वो प्रीस्ट एड और लॉरेन के साथ और अपना पूरा स्टाफ लेकर ये लोग यहाँ पहुंच चुके थे। अब एक्सोर्सिज्म शुरू होने वाला था, लेकिन इस प्रीस्ट को बहुत ही अनकंफर्टेबल सा दोबारा लगा इस घर के अंदर स्टेप करते ही। उस प्रीस्ट को फील हो चुका था कि यहाँ वो डायरेक्ट एक्सोर्सिज्म नहीं कर सकता, बल्कि उसको ली की हेल्प लेनी पड़ेगी दोबारा। उस ली को दोबारा से मीडियम बनाना पड़ेगा, जिससे वो एंटिटीज के साथ बातचीत कर सके, अपना एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर सके। स्पेशली वो तीनों एंटिटीज जहां से आई हैं उनको वापस वहीं भेज सके। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दी गई, परिवार सारा मौके पर मौजूद था, पूरा स्टाफ मौके पर मौजूद था। और अगेन ली अपने उसी ट्रांस के अंदर जा चुकी थी। उसके हाथ में पेन और कॉपी वापस दी गई, नोटबुक, और वही अजीब सी गर्गलिंग आवाज़ के अंदर ली ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि साइड में खड़े प्रीस्ट ने अपना मंत्र वगैरह बोलने शुरू कर दिए, वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए। बट अब की बार ली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। सभी लोगों ने पकड़कर ली को एक चेयर के ऊपर बैठाया, उसके हाथ से पेन और नोटबुक वापस ले ली। किसी को ज़रूरत नहीं थी कि वो क्या लिख रही है। ली की जान को सुरक्षित करना सबसे ज़्यादा जरूरी था। उसको पकड़कर चेयर के ऊपर बैठाकर उसके हाथ और पैरों को पीछे से बांध दिया गया। अब सिर्फ वो वर्ड्स बोल रही थी मुंह से, उसके हाथ और पैर बहुत टाइटली रस्सी से बांधे हुए थे चेयर के साथ। लेकिन अब आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि एक लड़की के अंदर कितनी ज़्यादा पावर आ चुकी थी कि उसने कुर्सी के दोनों पैर आगे वाले जो उसके लकड़ी के डंडे थे, उन दोनों डंडों को पैर से तोड़ दिया और खुद नीचे जा गिरी। और नीचे जाकर भी उसने पीछे की तरफ घूमकर प्रीस्ट की तरफ देखा। उसकी आंखें ऊपर की तरफ रोल आउट हो चुकी थी और बहुत ही गुस्से भरी निगाहों के अंदर वो बार बार प्रीस्ट को देख रही थी। प्रीस्ट अपने मंत्र कंटिन्यू बोले जा रहा था। हाथ में वो हॉली क्रूसीफिक्स लेकर उसने ली के माथे के ऊपर रखा, बट माथे के ऊपर रखते ही ली के मुंह से एक अजीब सा पानी निकला। थूक नहीं कह सकते, पानी भी नहीं कह सकते, गाड़ी सी लार निकली और वो काफी ज्यादा थी। आने वाले 1 घंटे तक और ये एक्सोर्सिज्म चला और फाइनली अब ली पूरे तरीके से अनकॉन्शियस हो चुकी थी। उसको किसी ने उस कुर्सी से उठाने की भी हिम्मत नहीं करी। नीचे पड़ी पड़ी ही वो कुर्सी पर सो गई और तकरीबन आने वाले आधे घंटे बाद ली को फाइनली होश आया और एकदम से पूरे घर का ऑरा ही बदल चुका था। घर में मौजूद सभी लोगों को बहुत फ्रेश सा फील हुआ और जो भी उनके माइंड में चल रहा था वो सारा एकदम से रिलीज हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उनको नई जिंदगी मिली हो। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश, और अब जाकर इनको लग रहा था कि जो एक्सोर्सिज्म इन्होंने परफॉर्म किया था वो सक्सेसफुल हो चुका था। जो भी एंटिटीज इस घर के अंदर थी वो यहाँ से निकल कर जा चुकी थी। पूरा बैकविथ परिवार अपनी नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर ब्लेंड हो चुका था। सभी लोग अपने अपने काम धंधे पर लगे हुए थे। तकरीबन 2 सालों बाद इस घर के बिल्कुल बराबर वाले घर ने रेनोवेशन का सोचा, तुड़वा कर दोबारा से बनवाने का सोचा। और जब उस घर की नींव खोदी जा रही थी तब वहाँ नींव से मिट्टी से बहुत सारी हड्डियाँ बाहर निकली, जिसके बाद इस पूरे मोहल्ले वालों ने इस पूरे इलाके के इतिहास को खंगालना शुरू किया, जिसमें पता चला कि जिस जगह पर इन लोगों का घर बना हुआ है ये एंशियंट
नेटिव अमेरिकन लोगों का कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को दफनाया गया था और उन्हीं की डेड बॉडीज आज भी इनके घरों के नीचे पड़ी हुई है। बैकविथ फैमिली का ये जो घर है, इस घर के अंदर एंटिटीज का आना बिल्कुल रैंडम एक इंसिडेंट था, एक रैंडम चीज थी। ये चीज आसपास के किसी भी परिवार के साथ हो सकती थी। 4 साल और इस घर में रहने के बाद बैकविथ फैमिली ने फाइनली इतना पैसा और जुटा लिया कि वो इस घर को बेच के एक और अच्छा नया घर खरीद सकें, जिसके बाद ये घर बिक भी गया। आने वाले कुछ और सालों के अंदर ये घर काफी बार बिका और फाइनली अब लास्ट टाइम 2018 के अंदर बैकविथ फैमिली का ये घर बिका था। उसके बाद आज तक कोई भी डील नहीं हुई। इस घर के अंदर आज भी कोई नहीं रहता, सभी लोग डरते हैं। इसके मालिक ने जस्ट ये घर परचेज करके ऐसे छोड़ रखा है, पता नहीं आगे बिकेगा या नहीं। खैर, मैंने इस स्टोरी में आपको जॉर्ज रॉबर्टसन के बारे में तो बता दिया कि आखिर वो कौन थे। इस घर को सबसे पहले उन्होंने ही बनवाया था 1888 के अंदर। बट एना, जो कि दूसरा नाम लिखा गया था ली के द्वारा, उस एना के बारे में नहीं पता चला, ना ही एना का जो सरनेम था वो कभी पता चल पाया। आसपास के लोगों ने या फिर जो भी लोग इस केस से जुड़े थे, उन सभी ने माना कि 1950s के अंदर जो इस इलाके में भयंकर बाढ़ आई थी, उसके अंदर काफ़ी रिकॉर्ड्स जो कि पिछले ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स है वो उसी बाढ़ के अंदर बह गए थे, खराब हो गए थे। तो हो सकता है एना के बारे में उन रिकॉर्ड्स के अंदर लिखा हो, लेकिन वो कभी भी पता नहीं चल पाएगा क्योंकि वो बाढ़ के अंदर खराब हो चुके थे। खैर, इस घर के पास आज भी आंसर से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में इस घर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेरा एकमात्र सवाल यह है कि कोई भी एंटिटी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, 100% होती है, लेकिन कोई भी नेगेटिव एनर्जी किसी घर को अपना घर कैसे बनाती है ये आज तक पता नहीं चला। खैर, आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आपने ऐसा कुछ कभी फील किया हो तो उसके बारे में नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, या फिर आपके पड़ोसी ने कभी आसपास कुछ फील किया हो और आपसे उसके बारे में कभी डिस्कस किया हो, या फिर आपने कभी किसी हॉरर स्टोरी को एक्चुअल में फील किया हो तो उसके बारे में भी मेरे साथ जरूर डिस्कस करें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ आकर आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनली बातचीत कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट तहमीद को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।